हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। किसान आंदोलन में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच फिर नौवें दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। डेडलॉक के बीच अब डायलॉग के लिए अगली तारीख यानी कि 19 जनवरी दे दी गई है। अगली वार्ता से पहले 16 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन और रणनीति के अगले ये रोड मैप पर मंथन होने वाला है। दरअसल नई तारीख पर चर्चा के लिए फिलहाल सरकार और किसान तैयार है और करीब 5 घंटे चली इस वार्ता में 5 अहम बातें हुई है। सुप्रीम कोर्ट से तीनों कानूनों के अमल पर रोक बनाए गए पैनल और पैनल के एक सदस्य भाकियू के भूपेंद्र सिंह मान के अलग होने के बाद के हालात पर नौवें दौर की ये वार्ता शुरू हुई। सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, फिलहाल तीनों कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है और हम फैसले का सम्मान करते हैं, इसलिए खुले मन से चर्चा हो। सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के पैनल का बुलावा आएगा तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। मीटिंग में फैसला ये लिया गया कि सरकार ने ये इच्छा जाहिर करी कि किसान और सरकार बैठ के ही इस मामले का समाधान निकाल लेगी। तो फिर अगली तारीख दे दी गई है। हाँ, फिर तारीख दे दी तो चलेंगे दोनों की सहमति से, फिर 19 तारीख को बैठ लेंगे। तो क्या लगता है कि अगली तारीख में कुछ हल निकल पाएगा या फिर ना निकले नहीं। सरकार किस मूड में बैठी कि तारीख पर तारीख दे सरकार ये बैठी कि लंबा खींचो, कितना चल सकता है ये। तो सरकार ये भी देखना चाहती है कि किसानों में दम है कि कितना आंदोलन कर सकते हैं। हमने उन्हें बता दिया ये एक फसल का भी आंदोलन सरकार ने झेल पाने की। अभी तो गेहूं का आंदोलन है, गेहूं तो बो का है, अभी तो कटिंग होगी जाकर अप्रैल लास्ट और मई में। तो जब तक के लिए तैयार है किसान, उसके बाद में फिर आगे बढ़ा देंगे। हाँ, अभी नहीं तैयारी है उनका। ये लगता है कि ये संशोधन पर मान जाएंगे और हमें ये है कि ये बिल वापसी हो। तो अब देखते हैं आगे कहाँ तक चलते। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बावजूद भी सरकार को कोई ढंग से सही रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। नहीं, सरकार मान नहीं रही सुप्रीम कोर्ट की बात। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, 26 जनवरी पास आने को है और किसान ठंड में बैठे हैं, ठंडे हो रहे हैं, लेकिन जो माहौल है लगातार गर्माता ही जा रहा है। अगर बात करें कांग्रेस की, जहां किसान के समर्थन में कांग्रेस है और पानी की बौछार भी गा रहे हैं, लेकिन मामला ठंडा बस्ते में नहीं जा रहा है। अब माहौल की अगर बात करें, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ठंड जरूर हो रही है, मगर ठंड के चलते कहीं ना कहीं किसान जो है वो परेशान है और कहीं ना कहीं जो किसानों की मांग है वो पूरी होती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार 9 दौर की बातचीत हो चुकी है और बातचीत के अंदर वो विफल नजर आई है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है और सरकार ने फिर अब 19 जनवरी की डेट दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है किसानों को, मगर किसान अभी भी डटे हुए हैं। बेशक ठंड के अंदर बैठे हैं और इस वक्त ठंड के अंदर यानी कि आज सबसे ज्यादा ठंड पड़ी हुई है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर जो जितना कोहरा है वो लगभग कह सकते हैं 10 बज रहे हैं, 10 बजे भी इतना कोहरा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है, मगर किसान जो है वो अभी भी डस से मच नहीं हो रहे और सरकार से सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं। बेशक ठंड में बैठे हैं या वो बारिश में बैठे हैं, मगर सरकार जब तक कृषि कानून नहीं लेगी तो वो पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि इस आंदोलन के अंदर लगभग कह सकते हैं अभी 65 लोगों की मौतें हो चुकी है, मगर सरकार फिर भी कह सकते हैं किसानों की जो मांग है वो पूरी करते नजर नहीं आ रही है। जी तो चलिए राजीव, थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर रोकते हैं, दोबारा आपकी तरफ रुख करते हैं। तो इस पे ज़्यादा तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, रामपाल जाट, जो किसान नेता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपसे यही सवाल, जिस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है और कल जो बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है, क्या लगता है कि अब आगे की क्या रणनीति होने वाली है आपकी तरफ से? अभी किसानों का आंदोलन तो जारी रहे, अभी जारी रहेगा। दूसरा, सरकार को बड़ा मन करना पड़ेगा, बड़ा दिल करना पड़ेगा, किसानों की समस्याओं को समझना पड़ेगा, किसानों के दर्द को समझना पड़ेगा। जब तक सरकार में संवेदना नहीं जगेगी, जब तक इनकी आंखों पे अहंकार की पट्टी बनी रहेगी, तब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा। इसलिए गेंद सरकार के पाड़े में है। किसान तो निरंतर सत्याग्रह पर है
उनके सत्याग्रह की भावना को समझें और सरकार इसके समाधान की ओर बढ़े, इसकी आवश्यकता रहेगी। रामपाल जी, अगर कल की बातचीत की अगर बात करें, बैठक हुई है सरकार के बीच में आपके साथ, तो क्या कुछ अहम जानकारी सामने आई है? क्या कुछ बातचीत हुई है एमएसपी के साथ साथ, और किस मुद्दे पर ये चर्चा की गई थी? अभी एमएसपी के मुद्दे पे उस ढंग की बातचीत नहीं हो रही है ना। अभी तो जो 3 कानून है उनको लेकर ही ज्यादा बातचीत हो रही है। एमएसपी की चर्चा कम है और 3 कानूनों की चर्चा ज्यादा है। इसलिए अभी 3 कानूनों के विषय में हमारे वार्ताकार भी उसी विषय को उठा रहे हैं, है ना, और सरकार भी एमएसपी इस विषय को लेकर अभी गंभीर कहीं दिखती नहीं। इसलिए सरकार भी गंभीर दिखे और हम भी ये मुद्दा उठाएं तो ठीक रहेगा। इसलिए एमएसपी उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा जितना 3 कानून। तरीके से लगातार अब तारीख पे तारीख मिल रही है और एक ही उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि आपकी तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि उम्मीद आपने खो दी है, क्योंकि हर बार तारीख मिल रही है एक ही उम्मीद के साथ। ये लग रहा है कि अब सॉल्यूशन होगा, हल निकलेगा और कृषि कानून पे ये जो रोक लगाई जाएगी खत्म होगा, ये रद्द होगा। लेकिन फिर भी ये उम्मीद है बेनतीजा रहती है। लेकिन अगर अब एक और तारीख दे दी है 19 जनवरी की, क्या लगता है कि इसमें कुछ उम्मीद है या फिर एक और तारीख दी जाएगी? हम तो हर वार्ता में उम्मीद रखते हैं कि भाई कोई न कोई इसमें समाधान निकलेगा। इसलिए मिसेस भारद्वाज, कोई समाधान निकले इसके लिए तो सरकार को अपना मन ठीक करना पड़ेगा, तभी ये समाधान निकल पाएगा। क्योंकि करना सरकार को है और सरकार तो बिना वार्ता का भी कर सकती है। 5 जून को भी ये जो अध्यादेश लाए हैं 3 कानूनों के, बिना वार्ता तो लाए हैं। अभी बिना वार्ता के ये तीनों कानूनों को वापस लेने का अध्यादेश लिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून का अध्यादेश लिया है। तो कोई बातचीत की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए बातचीत की आवश्यकता के बिना भी सरकार इन समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो गेंद तो सरकार के बारे में ही है। तो सरकार इसको गंभीरता से ले, अपनी आंखों से अहंकार की पट्टी हटाए, किसानों को दर्द समझे, तो इसका समाधान जल्दी निकल आएगा। जी, आप बने रहिएगा। तो एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी से, जो लगातार दिल्ली से लगातार अपडेट दे रहे हैं किसानों को लेकर। राजीव, लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है, एक और तारीख दे दी गई है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि अब हल निकलेगा? अगर वहां की स्थिति का अगर जायजा लिया, किसानों से आपने पूछताछ की है तो? देखिए बिल्कुल सर, जिस तरीके से लगातार जो किसानों की जो मांग है वो पूरी नहीं होती आ रही है। मतलब तारीख पे तारीख होती जा रही है सरकार की तरफ से, मगर सरकार अभी भी जो 19 तारीख दी है, यानी कि कल की जो बैठक थी वो भी विफल रही है। और कहीं ना कहीं जो 10वें दौर की बैठक होगी, यानी कि 19 जनवरी की जो बैठक होगी, वो भी लगभग आसार यही जताए जा रहे हैं कि वो भी विफल होने वाली है। क्योंकि सरकार जिस तरीके से लगातार साफ कर रही है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर किसानों की मांग है कि कृषि कानून को वापस कराना है। मगर अभी तक ऐसे कोई भी संकेत नहीं मिल पा रहा है कि किसानों की जो मांग है वो पूरी होती है नजर आएगी, या फिर जो सरकार चाहती है संशोधन, वो संशोधन किसानों को मंजूर नहीं है। कहीं ना कहीं उसके लिए तालमेल का आवाज होना जरूरी है। मगर जिस तरीके से बात करें, दोनों के बीच में तालमेल नहीं बनता नजर नहीं आ रहा है। तो आसार यही नजर आ रहा है कि 19 जनवरी की जो बैठक है वो भी विफल होने वाली है। जी तो चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं, हमारे खास मेहमान हैं जो रामपाल जाट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रामपाल जी, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर बात करें दिल्ली की मौजूदा स्थिति की, जो कि लगातार ठंड भी बढ़ती जा रही है और ये 52 दिन है आज जो प्रदर्शन का, क्या लगता है कि वहाँ की अगर व्यवस्था की अगर बात करें, क्योंकि लगातार विपक्ष भी आपके साथ है, क्योंकि अहम रोल होता है विपक्ष का किसानों के समर्थन में, क्या लगता है कि किस तरह की व्यवस्था की जा रही है वहाँ पे ठंड को लेकर? करिश्मा जी, ठंड तो परीक्षा ले रही है किसानों की। बिल्कुल जी। ओले, पाला, ठंड, खुली छत, ये सारी परीक्षाएं किसानों की। और इस कड़कड़ाती ठंड में भी किसान घर बार छोड़कर सड़क पर बसेरा कर रहे हैं, डटे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे। सरकार भी परीक्षा ले रही है और मौसम भी परीक्षा ले रहा है। सर रामपाल जी, दिल्ली सरकार तो ये कह रही है कि हम समर्थन में हैं, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि सरकार भी परीक्षा ले रही है। दिल्ली की स्थिति की अगर हम बात ही कर रहे हैं ना, तो वहां पर किस तरीके से व्यवस्था दी जा रही है आपको, क्योंकि समर्थन में है ना केजरीवाल सरकार?
ऐसा जितना भी राजनीतिक दल है उन सबका राजनीतिक धर्म है कि वे जो भी देश के मुद्दे हैं उन पर उठाएं। जैसे किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उनको लड़ाई लड़ने से रोक कौन रहा है? केवल बयान देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री करना ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जितने भी राजनीतिक दल है अपना स्वयं का आंदोलन कर सकते हैं, स्वयं का स्टेप ले सकते हैं, उनको रोक कौन रहा है? इसलिए खुद को ही निर्णय लेना पड़ेगा। तो वो खुद निर्णय ले। किसान तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन देश हित में, किसान हित में किसी को भी लड़ाई लड़ने से रोका थोड़ी जा सकता है। वो लड़े ना, स्वयं निर्णय ले और लड़ाई लड़े, ये अच्छी बात रहेगी। ये भी महत्वपूर्ण आपसे पूछना चाहेंगे, कांग्रेस जिस तरीके से कल लगातार जो राजभवन का घेराव किया था आपके समर्थन में, और इसी के चलते क्या लगता है कि आपके अगर समर्थन में है, लेकिन इसी के चलते इन्होंने पहले भी ये बताया गया था कि कृषि सुधार को लेकर उन्होंने आपसे वादा किया था, लेकिन क्या लगता है या पहले ये झूठ बोल रहे हैं या अब? एक बात सभी राजनीतिक दलों को करनी पड़ेगी, केवल नकारात्मकता राजनीति, तो नकारात्मक राजनीति को उनको विदा देनी पड़ेगी। सकारात्मक राजनीति करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जब तक सत्ता में नहीं आते तब तक तो ये भाषा बोलेंगे अच्छी, बिल्कुल, और जैसे राज में आएंगे वैसे पलटा खाएंगे। ये जो अब तक का रवैया रहा है ये इसलिए रहा है कि सब नकारात्मक निंदा आधारित राजनीति करते हैं, और निंदा आधारित राजनीति में जो प्रवीण है, तज्ञ है, वे यदि राज में आ भी गए तो वे भी नहीं करेंगे। इसलिए ये समस्या आज की नहीं, बहुत पुरानी है। 1991 में तो उदारीकरण के नाम से यही सुधार, इसी प्रकार के सुधार शुरू हुए। किसानों ने विरोध किया और उस समय की सरकार ने कहा था कि आप चिंता मत करो, इससे तो आप धनवान हो जाओगे, धनाढ्य बन जाओगे, आपके लिए तो कर रहे हैं हम ये सब काम। और 1995 में जब त्रुटियों की बात थी, उस एनटी के समय भी जो इन्होंने कहा कि भाई हम किसान इससे माला माल हो जाएगा, आपके जो दाम है वो बहुत अच्छे मिलेंगे उपजों के, इसलिए तो हम WTO आ रहे हैं। तो और इन दोनों का परिणाम मेरा 1991 और 95 का किसानों की आत्महत्याओं की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, और लगातार आत्महत्या बढ़ने के कारण पूरे देश में एक विचलन आया, और उस विचलन का परिणाम अभी आंदोलन में देखने को मिल रहा है। इसलिए हर राजनीतिक दल को जब वो आंदोलन में आवे तो अपने अपने राजनीतिक फोरम पर उनका प्रस्ताव ही पास करना चाहिए कि हमारी आगे भी दिशा यही रहने वाली है। यदि ऐसी दिशा रहेगी तो अच्छी रहेगी पूरे देश के लिए। तो सकारात्मक राजनीति का भी आगाज हो, इसकी भी आज आवश्यकता है। तो रामपाल जी, एक ये भी कि पहले ये जो जिस तरीके से आपकी लगातार ये हल्ला बोल है, इसी के बीच में जो ठंड के चलते यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की है कि आप शांतिपूर्ण कीजिए प्रदर्शन, लेकिन इसके साथ ये भी अपील की है कि जहाँ पर बुजुर्ग है, छोटे बच्चे हैं, महिला है, उनको अपने साथ प्रदर्शन में शामिल मत कीजिए। लेकिन इसी के चलते लगातार ये आए दिन ये मौत की खबरें भी सामने आ रही है, दुखदाई करने वाली भी है। क्या लगता है कि आपको बुजुर्गों को घर नहीं भेजना चाहिए? बच्चे भी शामिल हैं उसमें, महिलाएं भी हैं। महिला, वृद्ध और बच्चे ये जो शामिल हुए हैं, ये परिवारजनों की ओर से उन खुद का निर्णय है, इनको किसी ने शामिल किया नहीं, ये तो स्वयं शामिल हो रहे हैं। इसलिए स्वयं इसलिए शामिल हो रहे हैं कि जो उनके परिजन जब दुखी होते हैं तो उनसे भी देखा नहीं जाता, उनसे भी रहा नहीं जाता, और वो देख रहे हैं कि भविष्य में हमारी पीढ़ियों की स्थिति क्या होगी, उसको देखकर जब विचलन आता है तो वे खुद ही इस आंदोलन में चलकर आए हैं। इसलिए उनको कोई लाया नहीं, वो लाए नहीं है, वो तो आए हैं। तो जो आया है उसके बारे में तो खुद ही निर्णय करेंगे, दूसरा कौन निर्णय उनके बारे करे? भेजना चाहिए ना सर, भेजना चाहिए ना आपको वापस। आपको पता है कि हालात भी लगातार खराब भी हो रही है, बुजुर्गों पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, ठंड भी है। नहीं कह रही, हम तो यही चाहेंगे इस ठंड में सबका बचाव हो और सरकार इसका समाधान निकाले, तो ठंड में सब अपने अपने घर जाएं और अपने अपने घर पर रहें। लेकिन जब तक सरकार समाधान नहीं निकालेगी तब तक लोगों की व्यवस्था है कि उनको बैठना पड़ रहा है,
घर बार छोड़कर सड़कों पर खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जी तमाम और अहम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही और राजीव तिवारी, आप हमारे साथ बनी रहेगा। चलिए, वक्त हो चला है, तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आज का दिन और भारत के लिए वी डे है, यानी कि वैक्सीन डे। आज भारत कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करने की अभियान की शुरुआत करने वाला है, जिसको लेकर पूरे देश ने पूरी तरह से कमर को कस ली है। आपको बता दें कि भारत में आज दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने जा रही है और अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी कोरोना वैक्सीनेशन ये ड्राइव का शुभारंभ करने वाले हैं। और इसी के चलते ऐसे टीकाकरण अभियान के लिए सभी जरूरी तैयारियां को ये पूरी कर ली है और सुबह 10:30 बजे के बाद से देश में कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। और इस अभियान के साथ ही पीएम मोदी को कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। और बता दें आपको ये भी कि कोरोना संकट के बीच भारत में आज से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। और वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए के बाद पीएम मोदी वैक्सीन लगाने वाले हेल्थ वर्कर्स से बातचीत करेंगे। और ये खुशी करीब 1,05,00,000 संक्रमण के केस और 1,51,000 लोगों को खोने के बाद आई है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए आज से शुरू हो रहे देशव्यापी टीकाकरण अभियान से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा है कि यह कदम कोविड-19 के अंत की शुरुआत है। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं, उनको पर्याप्त साइंटिफिक स्क्रूटनी जो वैज्ञानिक तरीका होता है उसके माध्यम से उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद उनको इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है। और थोड़े से ही समय में वैक्सीन मैन्युफैक्चर होने के बाद उसको देश के कोने कोने तक डिलीवरी के लिए और जो पोटेंशियल बेनिफिशियरी हैं उनको लगाने के लिए दे दिया गया है। हमने आज सारे अपने कोविन प्लेटफॉर्म को और जितने भी इससे संबंधित पक्ष हैं उनको बहुत गहराई से मॉनिटर किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो प्रक्रिया शुरू हो रही है इसके कारण ये शायद इसको मैं अगर कहूं कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोविड, तो इसमें शायद कोई लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हैदराबाद, कोलकाता, पटना, लखनऊ और बेंगलुरु, ये ऐसी 5 तस्वीरें हैं जहां पर ये जो वैक्सीन की तैयारी की जा रही है। और अलग अलग राज्यों से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि आज का दिन है भारत के लिए खुशी वाला दिन है। अब कहा जा सकता है कि अब कोरोना का जो खतरा है वो अब खत्म होने वाला है। कोरोना को पर ये वार करने वाला ये वैक्सीन आ गई है और देशवासियों के लिए खुशी की खबर सामने आई है लगातार। और आपको ये भी बता दें ये खुशी काफ़ी समय बाद देखने को मिली है। ये खुशी करीब 1,05,00,000 संक्रमण के केस और 1,51,000 लोगों को खोने के बाद मिली है। तो भारत में अब जल्द ही इसका शुभारंभ होने वाला है
और इसी के चलते आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन ऐप का भी लॉन्च करने वाले हैं। देश की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है और आज से कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। आज से ही सभी को ये खुशी मिलेगी। वायरस से निपटने के लिए जल्द ही वैक्सीन का ये वार सामने आ गया है जो कोरोना को खत्म करेगा पूरी तरह से। देश की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है ये। तो आपको बता दें कि आज भारत कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करने के अभियान की शुरुआत करने वाला है और जिसको लेकर पूरे देश ने पूरी तरह से कमर कस ली है। भारत में आज दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने जा रही है और अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव का शुभारंभ करने वाले हैं। इसी के चलते कोविन ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान के लिए सभी जरूरी तैयारियां हैं वो उसको पूरी कर ली गई है। लगातार ये आपको ये स्क्रीन पर 5 विंडो दिखा रहे हैं जहां पर 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं हैदराबाद, कोलकाता, पटना, लखनऊ और बेंगलुरु से, जहां पर ये जो वैक्सीन की तैयारी की जा रही है अलग अलग राज्यों में। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने जोरों जोरों से ये तैयारियां की जा रही है। आज से जो कोरोना पर वैक्सीन का वार होगा, देश की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है। भारत के लिए वी डे है यानी कि वैक्सीन डे है और आज भारत कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करने की अभियान की शुरुआत करने वाला है और पीएम मोदी करेंगे टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। कोरोना वायरस के और हमारे राजस्थान में भी पूरी तैयारियां हैं। ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज का सेंटर है जहां से प्राइम मिनिस्टर हो सकता है इंटरेक्ट करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं लगातार और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। कितने लोगों को टीका लगेगा? सेंटर 100 को लगाने का है हर वैक्सीन सेंटर। तो लगातार आज का दिन है वो बेहद ही खुशी का दिन है और आज से ही 10:30 बजे से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, अभियान शुरू हो जाएगा और पीएम मोदी करेंगे इस अभियान का शुभारंभ। और आपको बता दें कि आज भारत कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करने की अभियान की शुरुआत करने वाला है। बेहद खुशी वाला दिन है। लगातार आपको बता दें कि पिछले साल से कोरोना से लगातार देश पूरा जूझ रहा था और इसी के चलते अब ये जो वायरस का प्रकोप है वो खत्म होने वाला है जल्द और आज ही वैक्सीन आ जाएगी। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, आज खुशी का दिन है, वैक्सीनेशन आ जाएगी आज सभी के बीच में। जिस तरीके से आप देख रहे थे कि वायरस का जो प्रकोप था वो लगातार बरकरार था और काफी समय बाद एक उम्मीद जगी है, वैक्सीन आ गई है जनता के बीच में। अब इसी के चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे। क्या माहौल देखने को मिला है, क्या स्थिति देखने को मिली है अस्पताल में, कैसी तैयारी की जा रही है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें वैक्सीन की तो वैक्सीन की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है और ये कह सकते हैं जो अभी तक का वायरस चल रहा था उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को निजात मिलने की स्टार्टिंग हो चुकी है। यानी कि आज की शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10:30 बजे करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बताया जाएगा कि किस तरीके से ऐप काम करेगा, वैक्सीन किस किस को लगेगी और कैसे चरणों में लगेगी। यानी कि पहले कह सकते हैं कि जो कोरोना योद्धा हैं उन लोगों को लगेगी, यानी कि डॉक्टरों को लगेगी, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों को लगेगी। उसके बाद में कह सकते हैं कि जो वैक्सीन की जो प्रक्रिया होगी वो दूसरे चरण के यानी कि कह सकते हैं कोरोना वॉलंटियर को लगेगी, पुलिसकर्मी हुए, एमसीडी के जवान हुए या फिर सिविल डिफेंस के जवान हुए, कह सकते हैं इन लोगों को लगेगी। उसके बाद में कह सकते हैं जो मरीज है जिनका कह सकते हैं आपातकालीन स्थिति के अंदर है यानी कि इमरजेंसी वार्ड के अंदर है आई जाएगी, उसके बाद में जनता तक दी जाएगी। मगर लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जनता तक टीकाकरण है वो जल्दी से दिल्ली पहुंचे और आज इसकी शुरुआत भी की जा रही है। हम खड़े हैं इस टाइम एलन ज्योति के अस्पताल के बाहर, जो दिल्ली का सबसे नामी अस्पताल है और दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में गिनती होती है। और यहाँ पर कुछ ही समय के अंदर अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं यहाँ पर और वो भी इसकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी और वो भी यहाँ से देखेंगे और उसकी जानकारी डॉक्टरों तक दी जाएगी और यहाँ से ही आज शुरुआत की जाएगी टीकाकरण
करेंगे, यानी कि बच्चों को जो टीका लगाया जाएगा वो यहाँ से लगाया जाएगा। सबसे पहला चरण यहाँ से स्टार्टिंग किया जाएगा दिल्ली का, और दिल्ली का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। जी तो राजीव, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर अगर कोई जनता है, कोई या कोई ऐसा स्टाफ है, स्वास्थ्य कर्मी है, अगर वहां से उनसे पूछताछ की है तो क्या माहौल देखने को मिला है, कितनी खुशी है उनमें? बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं हम एलएनजेपी के अंदर जो अस्पताल है उसके अंदर लगातार जो लोगों की खुशी है वो देखने को मिल रही है। यहाँ तक जो डॉक्टरों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने भी यह बताया कि वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो आज स्टार्ट कर दिया जाएगा और वैक्सीन से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। मगर हम कोशिश करेंगे लगातार कहीं ना कहीं जो जनता से बात करने की, तो जनता अभी भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन का टीकाकरण स्टार्ट होगा वो जरूर देखना होगा। मगर सरकार जरूर मिलकर कोशिश कर रही है कि टीकाकरण की जो प्रक्रिया वो अपनाई जाए। मगर बात करें जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा और यहाँ तक कि जो उसका ऐप का शुरुआत की जाएगी वो आज की जाएगी, और उसके लिए यहाँ एलएनजेपी के अस्पताल के अंदर कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी भी आने वाले हैं। लगातार यही कोशिश की जाएगी वैक्सीन का टीकाकरण है वो चरम बाई चरम जनता तक पहुंचे और जनता उसको जो कोरोना महामारी से जूझ रही थी वो उससे बाहर आ सके। जी तो राजीव, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्या लगता है कि वैक्सीन तो अब आई गई है, जिस तरीके से जो वायरस के प्रकोप भी है हालांकि वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वायरस की जो दवा आ गई है वैक्सीन, यानी कि क्या लगता है कि अब कितनी ये सक्सेसफुल होने वाली है, या ये इस वायरस को काट देगी या नहीं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से भारत की बायोटेक वैक्सीन की बात की जाए या फिर भारत की 2 वैक्सीन अभी तक क्या कह सकते हैं परमिशन मिल चुकी है और उसको कहीं ना कहीं टीकाकरण की परमिशन के द्वारा यानी कि लोगों को लगाने की प्रक्रिया की जाएगी। मगर बात करें अभी 4 वैक्सीन और हैं जिनका ट्रायल चल रहा है और वो भी कुछ ही समय के अंदर क्या कहते हैं भारत के अंदर विकसित हो जाएगी और लगातार उसकी भी परमिशन मिल जाएगी और वो भी कहीं ना कहीं जनता तक मिलेगी। मगर लगभग कह सकते हैं अभी जो वैक्सीन की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है वो 2 वैक्सीनों को लेकर की जा रही है जो भारतीय है यानी कि स्वदेशी वैक्सीन है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता भी की जा रही है और सरकार के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जनता तक वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो पहुंचे। मगर ये 2 टीके होंगे, जो पहला जो टीका होगा उसके अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो दूसरा टीका होगा उसके बाद में फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा वैक्सीन को। मगर जिस तरीके की बात करें हम दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारे पीछे आपको दिख भी रहा होगा मीडिया का कितना जवाबड़ा है और यहाँ पर लगभग अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर आने वाले और कुछ ही समय के अंदर आएंगे और यहाँ पर मीडिया इतनी आ चुकी है कि सभी यहाँ पर सबसे ज्यादा कवर करना चाहते हैं। मगर कहीं ना कहीं हर इंसान यही चाहता है कि अपने चैनल के माध्यम से या फिर अपनी संस्था के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। मगर जिस तरीके से वैक्सीन का टीकाकरण है वो लगभग कह सकते हैं उसकी शुरुआत की जा रही है और लगभग कुछ ही समय रह गया है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी का आने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही समझाने का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजीव। तो वक्त हो चला है, लगातार जिस तरीके से आपको बताए थे कि आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार जो आज 10:30 बजे यानी कि कुछ ही समय बाद हमारे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये एक कोविन ऐप का लॉन्च भी करेंगे। इसी के चलते आज वैक्सीन भी दुनिया भर के बीच में होगी, तो इसी को लेकर तमाम ये जानकारी भी बीच में आ रही है और इसी के चलते आपको बता दें कि अस्पताल में तैयारी भी की जा रही है वैक्सीन को लेकर। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।